जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है केवट और व्यापारी की पत्नी तथा धोखेबाज मित्र। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की तलहटी में बसे नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका बड़ा नाम था। नगर के प्रभावशाली लोग उसके मित्र थे। वे उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और वह अपनी चीज़ें घोड़ों पर लाद कर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता। उसकी पत्नी बहुत भली थी। वह लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन व्यापारी ने अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि वह दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और बढ़े। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्र से बाहर जाएगा और व्यापार करेगा। अपना सामान भी ले जाएगा और वहाँ की खास चीज़ें लाकर वहाँ अपने नगर के लोगों में बेचेगा। मित्रों ने भी हाँ कर दी। इस बीच यहाँ कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी और कहा कि वह पूरा हिसाब किताब बनाए रखे। जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी को दिया करे। मित्र मान गया। एक सप्ताह के बाद व्यापारी अपने एक नौकर और घोड़ों पर सामान रखवा कर अपनी यात्रा पर निकल गया। उसकी यात्रा लंबी थी और कठिन भी। खैर, नदी नालों और दुर्गम रास्तों को पार करता हुआ वह प्रवरसेन के क्षेत्र में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा तक फैला था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थीं। वह वहां रुका और अपने परिश्रम तथा योग्यता से क्रय विक्रय के काम में व्यस्त होकर नाम कमाने लगा। कुछ ही समय में उसने खूब सारा धन कमा लिया। इधर उसका मित्र उसका कारोबार हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह ना तो व्यापारी की पत्नी को मुनाफे का पैसा ही देता, ना कोई हिसाब किताब रखता। व्यापारी की पत्नी ने दीवान के पास जाकर शिकायत की। उससे उसके पति का मित्र और भी चिढ़ गया। उसने व्यापारी की पत्नी पुष्पवती को मारने की योजना बनाई, क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा कारोबार हड़प नहीं कर सकता था। उसने अपने खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर पुष्पवती को नदी में डुबोने की युक्ति बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास के देवी मंदिर में पूजा के लिए जा रही होगी तो तब वह उसे बाढ़ से उफनती नदी में किसी तरह फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था और ज्यों ही पुष्पवती मंदिर में आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी तो उसने पीछे से आकर उसे जोर का धक्का दिया। पुष्पवती चिल्लाई, पानी में गिरी और पानी के बहाव के साथ बह चली। एक केवट सेतु बंध के पास अपनी नौका बांधने के लिए आ रहा था। पुष्पवती डूबने ही वाली थी कि केवट ने पानी में तैरते उसके बाल पकड़ लिए, ऊपर खींचा और नाव में रख लिया। शायद पुष्पवती के शरीर के अंदर पानी घुस गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। केवट ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज करा सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषण देखे तो समझ गया कि यह महिला जरूर किसी धनवान घर की है। कौन है, लेकिन उसको बचाना तो होगा। केवट नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। उसका चप्पू तेज तेज चलने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव किनारे से बांध दी और कंधे पर उठाकर इस महिला को अपनी झोपड़ी में ले गया। अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी पत्नी भागी भागी आई। कौन है, किसकी लाश उठा लाए हो?
पत्नी ने पूछा। ना जाने कौन है, मैंने डूबते देखा। पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। मुश्किल से नाव में खींच पाया। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, बचेगी नहीं। शायद सांस अभी रुकी नहीं है। दोनों ने मिलकर उसके गर्दन टेढ़ी करके पानी निकालने की कोशिश की। केवट की पत्नी महिला के मुंह से सांस देने लगी। पुष्पवती पुनर्जीवित सी होने लगी। दोनों ने उठाकर उसे बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। केवट की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती महिला को बचाया गया। कुछ दिनों में पुष्पवती स्वस्थ हो गई। उसने केवट और केवट की पत्नी को बताया कि वह कौन है और उसके पति का मित्र कैसे कैसे षड्यंत्र रचने लगा है। इस पर केवट की पत्नी बोली कि पुष्पवती के पति के लौटने तक उसे उनके साथ ही रहना चाहिए। नगर में जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए पुष्पवती उनके साथ रहने लगी। वह उनका धन्यवाद करती नहीं थकती थी। वह उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी गेहूं पीसने चक्की लेकर बैठती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर चटाई पर बैठकर एक कपड़ा बिछाकर गेहूं पीस रही थी कि वहां से गांव का सरदार घोड़े पर आया। उसने जब पुष्पवती का सुंदर रूप देखा तो घोड़े से उतर गया और उसके समीप आया। तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो। हाँ, मैं कहीं दूसरी जगह से आई हूँ। तुमने केवट से ब्याह किया है क्या? नहीं। तो तुम सरदार की रानी बनोगी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और घोड़े पर बिठाने लगा। पुष्पवती चिल्लाई। अंदर से केवट की पत्नी बाहर आ गई। वह सरदार के पास आई और कहा, सरदार, इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है। तभी तो ले जा रहा हूँ। यह कहकर सरदार ने घोड़ा भगाया और कुछ ही देर में ओझल हो गया। सरदार का घर छोटी पहाड़ी पर था। उसने पुष्पवती को आंगन में बनी एक कोठरी में बंद किया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूँगा और फिर अपनी रानी बना के रखूँगा। यह कहकर वह बड़े मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर पुष्पवती रोती सिसकती रही, मगर उसकी सहायता को कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पवती ने सोचा यही मौका है यहाँ से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन, प्यास बहुत लगी है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने दूसरी तरफ गई तो पुष्पवती ने मौका देखकर चुपचाप बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि सरदार ढूंढता हुआ बाहर ना आए और उसे दोबारा ना पकड़ ले। उधर प्रवर सेन की नगरी में सौदागर अपनी पत्नी पुष्पवती के लिए आभूषण खरीद रहा था और अपनी आखिरी पोटली खोलकर उसे बेचने के लिए वहां के एक व्यापारी के साथ चुकौती कर रहा था। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद पुष्पवती देर तक पहाड़ियों में चलती रही। ना ठौर ना ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ घोड़े पहाड़ी रास्ते पर चले आ रहे थे। हाँफते हुए पुष्पवती रुक गई। घोड़ों पर सामान लदा था। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति आ रहा था। जब उसने पुष्पवती को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव या बस्ती में, पुष्पवती ने कहा। मुझे यह सामान लेकर तो उधोनगर जाना है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं। क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ भाई,
आओ बैठो इस घोड़े पर, इसकी पीठ पर सामान कम है। ठीक है भाई। तो बहन, मुझे अपनी व्यथा कथा सुनाओगी? हो सकता है मैं कुछ मदद कर सकूंगा। क्यों नहीं। पुष्पवती घोड़े पर और वह व्यक्ति घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल उस सकरे रास्ते पर ध्यान से जा रहा था और उस स्त्री की व्यथा कथा सुन रहा था। श्रमिक घुड़सवार ने घोड़े रोके और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां पुष्पवती को दी। बहन, इसमें बस ये रोटियां ही हैं, मैं यही खाता हूँ। तुम भूखी लग रही हो। भूखी पुष्पवती को वह सूखी रोटियां किसी दावत से कम नहीं लगीं। उन सूखी रोटियों में स्वाद था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पवती तृप्त भी हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो उधो नगर पहुंचकर सामान उतरवा कर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा, फिर घोड़े वालों के लिए बने विवर में सो जाऊंगा। बाकी घुड़सवार भी वहीं आकर सो जाते हैं, फिर अगले दिन अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।